खुशामदीद नाजरीन, खुशामदीद। जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे केएमसी और डीएमसी की मजबूत करने की जो है सिंध सरकार की तैयारियां हैं, और उसी हवाले से जो है अब आवाम के ऊपर एक और टैक्स की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। अगर मैं बात करती हूँ डेली वेजर की, तो वो किस तरह से अफोर्ड करेंगे, इसी हवाले से अभी हमारे स्टूडियो से हमें और गेस्ट भी ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है अमजद आफरीदी, पीटीआई के सीनियर रहनुमा। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से? अभी आपने सुना जिस तरह से मैंने जिक्र किया, डीएमसी और केएमसी को मजबूत करने की तैयारियां कर रही है सिंध गवर्नमेंट, और वो सारी जिम्मेदारी अब जो है टैक्स की आवाम के ऊपर मुसल्लत करती है। तो पीटीआई इसको क्या समझती है ये? क्योंकि अगर हम डेली वेजर की बात करते हैं, वैसे इतनी महंगाई है, आप लोग महंगाई कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से इस तरह की जब टैक्सेस लगा दिए जाते हैं तो आवाम कहाँ जाए? देखिए, इस पर ये एक एजेंडे के थ्रू चल रहे हैं और महंगाई का राग इन्होंने गुज़श्ता 3 साल से लगाए हुए। जो गुज़श्ता आप देखें, इसमें इन्होंने अभी ये केएमसी का टैक्स, जो इससे पहले मज़ीद टैक्सेस इन्होंने लगाए, 2 बार पहले टैक्स लगा चुके हैं, अब मज़ीद केएमसी का टैक्स लगाने जा रहे हैं, जो आवाम पर बोझ पड़ेगा और गरीब आदमी को इसका नुकसान होगा। भुट्टो का जो नज़रिया था, उस नज़रिए से पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पर इस वक्त खड़ी है और वो इस वक्त बस खाओ पियो लुटो, इनका यही नज़रिया चल रहा है। मैं आपके सामने ये चीज़ें रखना चाह रहा हूँ। आज बाहर देखें, माशाल्लाह मौसम, जो बारिशें हुई हैं गुज़श्ता, हमने 3 नालों पर काम कराया कराची के अंदर, जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला। अब बारिशें, पानी देखें कहाँ पर, रोडों पर कोई पानी नहीं मिल रहा। हालांकि ये काम सूबाई हुकूमत के थे, ये फेल हो चुकी है। इन्होंने 14 साल के अंदर आवाम को कुछ नहीं दिया, सूबे को कुछ नहीं दिया, कराची शहर को कुछ नहीं दिया। तो जहाँ से 60% रेवेन्यू जनरेट होता है, 1 साल एक्सटेंड कर दिया, 13 साल। हाँ, 13 साल हो गए। देखें, ये कराची हब है और यहाँ से पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और कराची शहर का ये हाल है। और इस पर ये मजीद अवाम पर बोझ डालने जा रहे हैं। इन्होंने पहले भी लूटा है, एडमिनिस्ट्रेटर इन्होंने एक सियासी वर्कर को लगा दिया है, उसने तो कराची को लूट रहे हैं। पहले इनके सारे वज़रा लगे हुए हैं। अगर यही देखें, 2 साल के बाद जो इन पर नैब और एंटी करप्शन इनके पीछे लगेगी, ये बोलेंगे हमसे सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, ये किया जा रहा है। इन्होंने पूरे सिंध को बेच दिया है और इन्होंने तबाह कर दिया है। सिंध का जो हाल है, इन्होंने देखा ही नहीं है। आखिरी साल ये अवाम को दिखाते हैं हमने काम करना है, हमने लोगों के मसाइल हल करने। 4 साल तक अयाशी करते हैं, अपने लिए पैसे बनाते हैं, और हुकूमत का, इस अवाम का जो टैक्स से पैसा जो जनरेट होता है, वो उस पर अयाशी करते हैं। अच्छा जी, आप अपने 3 साल की कारकर्दगी बता दें, आप लोगों ने आवाम को क्या डिलीवर किया? आप तनकीद करते हैं जरदारी, आप तनकीद करते हैं नवाज शरीफ, उनके केसेस के पीछे लगे हुए हैं, उन्हीं को आप लोग जो है अपनी हर उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर उसमें जिक्र कर रहे होते हैं। आप लोग सिंध के लिए आप लोगों ने क्या किया, ये बता दें सिंध की आवाम। देखें, 20 साल की बारियों के बाद हमें सिंध मिला था, पूरा पाकिस्तान सॉरी मिला था। इनकी बारियाँ थी उससे पहले लगी हुई, और जिस हालत में हमें मिला था, करंट खसारा, आप देखें उस वक्त हमने करंट खसारा ख़त्म किया बिल्कुल। मतलब अब आपकी बारी है? नहीं, हम प्लस पर लेकर आए, सुने ना, हम प्लस पर लेकर आए। हमने इदारे मजबूत किए, हमने पूरा, अब नादरा का निज़ाम देखे, डिजिटलाइज किया हमने। उसके बाद हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर इदारों में इस्लाहात लेकर आए। इसके बाद हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी पाकिस्तान के अंदर। हमने गरीब आदमी को, एक मजदूर के लिए घर की स्कीम, उस पर हमने काम किया। हमने लोगों को कोरोना में, बिल्कुल, इसमें आप जाएं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, इंशाल्लाह कराची में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लोगों को रिहाइश के लिए, जो मजदूर आके बेचारे दिहाड़ी वेजेस पर काम कर रहे थे, उनके लिए हमने जगह बनाई, रहने की सहूलत, खाने पीने के लिए उनके लिए हमने। सर, आप वो बातें कर रहे हैं जो मुझे ये सब ख्याली फ्लाव में ही नजर आ रही है। मुझे वैसे अभी तक मुझे इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से आप नहीं देख रही, आप शायद मेरे ख्याल से भी सिंध के ज्यादा सिंध से वाकिफ नहीं है। वीर साहब, अगर आप मुझे बताएं। देखिए, 18वीं तरमीम सिंध के अंदर हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। हमने काम, मैंने आपको बताया ना, अच्छा, नाले देखें, अभी 2 महीने पहले जो बारिश हुई थी उसमें हालत देखें। अगर ये अच्छे मंसूबे लेकर आएंगे तो क्या सिंध गवर्नमेंट इन्हें अच्छे काम करने से रोकेगी? आप मुझे बताएं।
नहीं, सबसे पहले तो ये कि इनको सिंध के लिए तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका वज़ीर आज़म खुद कह चुका है कि सिंध मेरे पास नहीं है। नंबर दो कि ये जब हुकूमत में आए थे 2018 में, तो उस वक्त पाकिस्तान पे कर्जा था 99 अरब डॉलर। ठीक है, 99 अरब डॉलर, 100 अरब के करीब। अच्छा, इस वक्त जो है वो टोटल मिला के कर्जा है 122 अरब डॉलर, यानी 23 अरब डॉलर इन्होंने पिछले 3 सालों में लिए हैं। और ये आज तक रोना रोते हैं कि देखो पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में 6 अरब डॉलर, अब किसी ने 6 अरब डॉलर कर्जा लिया है, उस पर ये जिंदगी भर रोते रहेंगे। इन्होंने पिछले 3 सालों में 23 अरब डॉलर कर्जा लिया है पाकिस्तान में। और दूसरा कि इससे पहले IMF से कभी भी इस तरह की कंडीशंस पे कर्जा इसलिए नहीं लिया था कि इनकी एक अना थी, ईगो था। इमरान खान के अंदर एक ईगो था, उसने कहा कि मैं अगर कर्जा लूंगा तो खुदकुशी कर लूंगा। अब कर्जा भी कर लिया, खुदकुशी भी नहीं कर। बिलिंग के पे भी कहा था सुने, हम बिल जला देंगे जो कंटेनर नहीं, वो तो बहुत सारी और चीजें हैं ना। तो नहीं, ये जो बिल जलाने वाली बात है, ये सिविल नाफरमानी होता है, ये रियासत के खिलाफ बगावत होता है। इस पर तो केस दाखिल होना चाहिए था इसको, और ये जिंदगी भर नाअहल हो जाता, क्योंकि रियासत के खिलाफ बगावत बहुत खतरनाक चीज होती है कि आप टैक्स ना दो, ये रियासत के खिलाफ बगावत। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी रियासत के खिलाफ इस तरह बात नहीं की जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जुडिशल किलिंग की गई, उस वक्त भी नहीं की जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सरेआम रास्ते पे गोली मार के कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी ने एक नारा जरूर लगा था कि न खपे पाकिस्तान न खपे। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है, हम रियासत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, नहीं पाकिस्तान में चाहिए, हम रियासत के खिलाफ कभी बात नहीं कर सकते। ये वाहिद इमरान खान है जो अपोजिशन में था, तो उसने कहा कि टैक्स ना दो। कोई टैक्स जब देते हैं तो फिर वो 1 रुपया भी अगर डॉलर बढ़ता है तो समझो कि वजीर आजम चोर है। अब इतने सारे डॉलर के रेट बढ़ गया, दुगना हो गया, लेकिन वजीर आजम चोर नहीं है। अब जो वजीर आजम है, अब मुझे ये बताएं कि अब इनके पास जो जवाब है, हर बात का जवाब ये है कि पिछली बारियां लगती थी, पिछले चोर थे। मुझे सिर्फ ये बता दें कि भाई पिछले 3 सालों में ना यहाँ पे चोरी हुई है, ना करप्शन हुई है, ना यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कुछ भी नहीं हुआ ना। सब सारे सादिक और अमीन बैठे हुए हैं। तो फिर जो चोरी से पैसा बचा है वो कहाँ है? जो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा बचा है वो कहाँ है? 1100 अरब का है। हाँ, वो कहाँ है? मुझे बताएं कि जो रोजाना बेसिस पे अरबों रुपए चोरी होती है, रोजाना बेसिस पे उन्होंने फिगर बता दी थी कि इतने अरब रोजाना चोरी होता है यहाँ से पैसा, और इतने अरब यहाँ पे करप्शन होती है। तो मुझे बताए ना कि 3 सालों में तो करप्शन नहीं हुई, तो वो पैसा कहाँ है जो आपकी करप्शन की ना होने की वजह से जो बचाया है? और जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग रोजाना बेसिस पे इतनी होती है, फिगर बताए थे इन्होंने। और दूसरा, इन्होंने जो खुदकुशी करने का जो पूरा प्लान बताया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम 15 लोगों की कैबिनेट लेंगे, ठीक है, और ये बिल्डिंग्स गिरा देंगे, वज़ीर आज़म हाउस गिरा देंगे, ये फलाना चीजें गिरा देंगे। और ये सारी चीजें न करने की इन्होंने पता नहीं क्या क्या। एक तो वफाकी वज़ीरा ने जो जहाँ कराची से ताल्लुक रखता है, उसने टीवी पर आकर कहा था कि 1 हफ्ते के इतनी नौकरी आएंगी, अगर ना आए तो मेरा तिक्का बोटी कर देना। अच्छा। अब हम तिक्का बोटी क्या करें? मैं तो हिंदू बड़ा गोश्त खाता नहीं हूं, लेकिन ये देखो, इसे लॉजिक देखें आप, ये लॉजिक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनके प्रोग्राम मैं आपको बताऊं, 3 साल में इन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे मुझे नहीं पता। लेकिन जो प्रोग्राम इन्होंने अनाउंस किए, जो वज़ीर आज़म अनाउंस किए, एक ये कि जो गाय 6 किलो दूध देती है, वो जब 12 किलो देगी तो इनकलाब आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। अब वो पता नहीं इस वक्त कितने किलो दे रही है, मुझे नहीं पता सर। 3 साल तो मुकम्मल हो चुके हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि जब ये जो 6 किलो गाय दूध देती है, वो जब 12 किलो देगी तो इनकलाब आ जाएगा। और तब्दीली फिर भी इजाफा हुआ जा रहा है दूध की कीमतों में। इमरान खान ने कहा, ये इमरान खान ने कहा। दूसरा इन्होंने ये कहा कि हम चरस और अफीम की फैक्ट्री बना रहे हैं। किसने कहा? ये कहाँ की खबरें किसने चलाया है? कहाँ की खबरें? मेरे भाई पता नहीं क्या कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, अभी जवाब सुने ना। इन्होंने जो सवाल किया सबके जवाब देता हूं मैं। मुझे ये बताएं, इन्होंने गुज़िश्ता 13 सालों के अंदर कितने कर्ज लिए? इनकी हुकूमत थी, इससे पहले वफाकी हुकूमत थी, फिर तो नहीं 600 अरब डॉलर इन्होंने लिया था, कर्ज लिया, और इस मुल्क को ये गिरवी रखवा कर गए थे मनी लॉन्ड्रिंग। और ये शर्जील मेमन क्या नहीं पकड़े गए मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर? क्या इनके जरदारी साहब और इन्होंने जो जुल्फकार अली, ये इनके भुट्टो खानदान के जो चश्मो चराग थे, उनकी बात की, शहीद मुर्तजा भुट्टो, ये इन्हीं की हुकूमत में तो शहीद हुए थे, क्यों नहीं उन्हें इंसाफ मिला? बेनजीर भुट्टो का कत्ल जरदारी साहब उसके बाद 5 साल हुकूमत करके गए, क्यों नहीं इंसाफ दिया? ये कौन सी अवाम को इंसाफ देंगे? मेरा भाई दूध की बात कर रहा है, पानी की बात कर रहा है। इन्हें मुझे बताया ना, सिंध के अंदर इन्होंने दिया क्या है अवाम को? अवाम को सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, गोली कफन कब्रिस्तान दिया।
कुछ नहीं मिला अवाम को। अवाम खाली खप्पे खप्पे सिंध खप्पे खा गए, तबाह कर गए। आज कहते हैं सफाई सुथराई तब होगी जब हमें वहां से पानी मिले, वहां से जब हमें फंड मिलेंगे। बेरिया टाउन के हमें फंड कोड रिलीज करेगा, पहले फंड का जवाब दे। हमें 1100 अरब की से बात करें, हमने फ्लाईओवर बनाए, हमने 3 बड़े नाले बनाए। कराची का जो मेन मसला, हम K4 पर काम कर रहे हैं, पानी के नालों की सफाई बनाए, काम कर रहे हैं, आज भी चल रही है। उसमें रोड भी है, अंडर पासिस हमने बनाए, उसमें रोड बन रहे हैं। गवर्नमेंट ने कितने बनाए? कहाँ बनाए? मुझे बताएं, मुझे इन्होंने किया कि अगर उसके बाद हम हमारी KPK की हुकूमत देखें और यहाँ की सिंध की 13 साल, लेकिन अच्छाई भी बयान करनी चाहिए। 13 साल हुकूमत देखें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की KPK की 8 साल हुकूमत, वहां देखे BRT बना, वहां पर काम हुए, वहां हॉस्पिटल बने, वहां यूनिवर्सिटी बनी। सिंध में क्या दिया मुझे ये बताएं ना। कहाँ की यूनिवर्सिटी बात करें? वहाँ बादशाह खान यूनिवर्सिटी जो तरक्याती काम वो करके 1100 अरब कहाँ है? 1100 अरब में हम काम करा रहे हैं ना। हम क्यों चोर हुकूमत को दें? पहले सारा खा गए ये, इसके बाद मजीद इन्हीं के हवाले कर दे पैसा। क्या हम करा रहे हैं, काम करा रहे हैं उस पे। आप मुझे अपने काम दिखा दें, आपको अपने 3 मेगा प्रोजेक्ट के उसके बाद कोरोना आया पूरे पाकिस्तान के अंदर, हमने फी घर 12-12 हजार रुपए बांटे, हमने राशन तकसीम किया इस सिंध के अंदर। हमने कौमों में तकसीम नहीं किया, हमने बरादरियों में तकसीम नहीं किया, हमने सूबों में नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान को दिया, हर शहरी को दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान की जमात है। सिंध जो पीपल्स पार्टी जो जमात है वो इंटीरियर की रह गई है। अच्छा, मुझे बताइए 12,000 बता दें किसको दिया आपने? सबको मिले, कहाँ मिले? पूरे पाकिस्तान को मिले। ये वो वाली मिसाल है, अंडा बांटे नहीं, वही वाली तो मिसाल नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, उसके करोड़ों रुपए अरबों रुपए इन्होंने हथियाए। इनके लोग जो 21-21 ग्रेड के ऑफिसर थे वो पैसे ले रहे थे वहां पर। देखिए सारी चीजों की ये लिस्टें बनी हुई हैं। उसके बाद आज की रिपोर्ट है, मुझे बताएं जिस सूबे के अंदर, जिस शहर के अंदर 300 से ज्यादा पुलिस वाले मंशियात का काम करवाते हो, जिनकी निगरानी में काम कर रहा हो, तो क्यों नहीं सिंध हुकूमत उनको पूछ रही? सर यहाँ पे अफसरों का नाम ले रहे हैं, मुझे ग्रेड बता दे कौन से? सर इल्जाम लगाना जो है ना वो बहुत आसान होता है। आपकी की रिपोर्ट है, IG सिंध की रिपोर्ट है, यहाँ के इदारों की रिपोर्ट है। आप देखें उसमें 372 है समथिंग। उन्होंने जो पुलिस वाले SHOs हैं वो उनकी निगरानी मंशियात का काम सर, आपने 21 ग्रेड अफसरों के नाम लिए हैं। आप मुझे नाम भी तो बताएं कौन से लोग हैं जो मैं आपको पूरी लिस्टें भेज देता हूँ। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे खा रहे हैं, पूरा मीडिया जानता है, पूरी लिस्टें छोड़े वो जानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बस चले, अदी फरियाल तालपुर भी वही फंड खा रही है। वो खा रहे हैं इसी मुल्क का पैसा, इसी गरीब आदमी का पैसा, इसी के गरीब आदमी के टैक्स का पैसा ये खा रहे हैं और अयाशियां कर रहे हैं और अपने मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था उसमें बीच में इलेक्शन और कोरोना की वजह से बीच में किस्तें जमा हो गई। अब हम देते थे 4-4 हजार, वो उनको मिलता था। अब 3 किस्तें जमा करके कितने हो गए? 3 किस्तों के 12,000। अब तीनों किस्तें इकट्ठी करके इन्होंने 12,000 दे गया। इसमें कौन सा आपने नया फार्मूला, ये मुझे मेरे भाई बैठे ना, मुझे बताएं सिंध के अंदर किया क्या है 13 सालों में? मैं छोड़ दो 3 साल 5 साल 8 साल 13 सालों में, मुझे बताएं सिंध में क्या दिया? जो ये फार्मूला था बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसी फार्मूले के तहत उन्हीं लोगों को जिनको पहले मिल रहा था, उन्हीं को आपने जो 4-4 दे रहे थे 3 किस्तें इकट्ठी करके आपने 12-12 हजार दे दिया। चलो ठीक, उसके बाद भी मिल रहा है, जब उस वक्त मिल रहा था सबको मिल रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों को जब इससे पहले मिल रहा था तो आप कहते हो कि क्यादत चोरी कर रही थी। अब उन्हीं लोगों को आप दे रहे हैं 3 किस्तें इकट्ठी करके, वही प्रोग्राम, वही लोग, वही बंदे, सारा कुछ वही सिस्टम, और जब आप दे रहे हैं तो वो फेयर हो गया और उससे पहले जो 4-4 मिल रहे थे वो चोरी हो रहे थे। NA 249 में फैसल वावडर की जो सीट थी उस वहाँ पे दोबारा इलेक्शन किए गए। आप बोलते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम कराची में 1100 अरब जो है वो उसको इस तरह से हम लोग ब्रिजेस बना रहे हैं, अंडर बाईपासेस बना रहे हैं, और मतलब और दीगर K4 मंसूबा भी अभी तक इनकम्प्लीट है। अभी मैं आपको बता दूं अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, काम हो रहा है और होता ही जा रहा है। 3 साल अभी मुकम्मल हो चुके हैं, 2 साल बना रहे हैं, 2 साल मुकम्मल। हम डैम बना पूरे पाकिस्तान की सोच रहे हैं और ये जो अपनी बारी की सोचते हैं, हम पूरे पाकिस्तान की आवाम की। इतनी अच्छी आपकी कारकर्दगी, आपके एक MNA वहां से जो है इलेक्ट हुए, लोगों ने उन पे एतमाद किया, लोगों ने उन्हें वोट दिया, फिर कादर खान मंदूर खेल पीपल्स पार्टी के वहां से क्यों लोगों ने उन्हें? मैं इलेक्शन लड़ रहा था वहां से, NA 249 का मैं उम्मीदवार था। अब देखें सूरत हाल ये है कि सईद गनी साहब
सारा अपना एजुकेशन का अमला लगा देते हैं उस हलके के अंदर जो अपनी मर्जी से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मेरे पास लिस्ट है, मैंने पूरा ईसीपी इलेक्शन कमीशन में केस दर्ज किया, उन्होंने कहा हमारे पास टाइम खत्म हो गया, आप टर्मिनल में जाओ। मैंने पूरा वो बना के रखा हुआ है। इन्होंने अपनी मर्जी के प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए, जिनकी ट्रेनिंग हुई थी वो गए ही नहीं वहां पर। इन्होंने बाहर से 18,000 वोट वहां ट्रांसफर कराया। एक जमात देखें, तमाम जमातें, नून पीटीआई को पीछे 18 में वोट पड़ा था 36,000, नून लीग को 35,000 वोट पड़ा था, फिर उसके बाद टीएलपी 24,000 वोट पड़ा था, पीपल्स पार्टी को 6,000 7,000 वोट पड़ा था। मुझे बताएं उस के उस नहीं पिछले 2018 के इलेक्शन में, आप निकाल लें, गूगल अभी चेक करें। और इस बार उनको कैसे 15,000, उन्होंने वहां पर ना उनकी वहां तंजीम मौजूद, वहां ना उनके लोग मौजूद, ना उनको वोटर। एक ये निज़ाम, ये करप्ट माफिया जिस तरह से इलेक्शन मैनेज किया जाता है, तो पूरा उस इलेक्शन को मैनेज किया गया और वहां जीता गया। हालांकि उस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब मुझे एक फोन करें, मैं अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर दूंगा, मैं बिठा दूंगा अपने उम्मीदवार को। वहां से जीतने की कोई, जरदारी साहब ये बात बोलते हैं, बिल्कुल बोल रहे थे, और वहां पर कोई जीतने की कोई चांसेस ही नहीं थे। कहा है कि मैं विड्रॉ करवा दूंगा अपना कैंडिडेट। हाँ, मुझे नवाज शरीफ साहब फोन करें, हाँ हम विड्रॉ कर देंगे। मतलब नवाज शरीफ के कहने पे तो ये 7वें नंबर पर उम्मीदवार आया था। लैंड ग्रेपर आदमी, कब्जा माफिया को वहां पर प्री प्लान के जरिए सिंध हुकूमत पूरी मशीनरी लगाकर जो 18 में वोट दिया था, 18,000 वो वोट ट्रांसफर किया दूसरे हल्के के अंदर, वो सब कुछ करके इन्होंने 3 बार पोलिंग स्कीम। हाँ हाँ बिल्कुल, पीडीएम उस वक्त एक उस पर ये तो लड़ते हैं ना अपने जाती मफादात की, जिसको थपकी मिलती है हमें कहते हैं कि ये दूसरों के इशारों पर चल रहे हैं, जिसको थपकी मिलती है बैठ जाता है, जिसको आसरा मिलता है बैठ जाता है। तो वही उस वक्त ये इकट्ठे चल रहे थे। आपके पीछे थपकी किसकी है? हमारे पीछे पाकिस्तान अवाम की थपकी है, हमारी फोर्सेस की थपकी है। हम ना रॉ के कहने पर चलते हैं, ना मुसाद के कहने पर चलते हैं, हम हमारे पीछे पाकिस्तान की थपकी है। इनके पीछे थपकी किसकी? ये तमाम जितने इनको भी अवामी पीपल्स पार्टी, अभी बिलावल जरदारी साहब जाकर अमेरिका में घुटने टेके जाकर वहां पहुंचे, हमें हुकूमत दे दे, हमें। ओ भाई आपने किया क्या है, पिछली हुकूमत में क्या किया है? इनकी तबाही, इन्होंने तबाही के अलावा दिया क्या है? पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान लूट कर तबाह किया है इन्होंने, और कुछ भी नहीं मिला। आप अपनी कारकर्दगी बता दें, आप पिछली 13 साल मैंने बताया, मैं आपको अपनी कारकर्दगी, आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप 12,000 रुपए मानने के लिए, हमने राशन तकसीम किया, आप लोगों ने कंट्रोल की, ओवर बिलिंग पे आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट किया? मेरी बहन, जब मुल्क तबाह हुए मिलते हैं ना, एक शख्स, एक आदमी, आम मिसाल ले लें, क्यों लगाए गए थे अवाम को? ने कोशिश की पहली बार, मेरे भाई ने जो अभी बात की, पहली बार कोई पाकिस्तान को ऐसा लीडर मिला था जिसने ये कोशिश की थी कि मैं बाहर से पैसे नहीं लूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। किसी ने तो कोशिश की ना इस मुल्क में, नहीं किसी 8 महीने 9 महीने नहीं गए, उसने कोशिश तो की ना। उसके बाद इन्होंने इतना तबाह किया हुआ था इसको, हमारे बड़े बड़े होटल्स इन्होंने गिरवी रखवाए हुए थे, वो भी आज इमरान खान ने आके कर्जे माफ करवाए। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब जो हैं, जब वजीर आज़म मुंतखब नहीं हुए थे इलेक्शन से पहले, तो वो जो अपनी तकरीरें करते थे, वो कहते थे कि जो मुल्क के बाहर हमारा पैसा चला गया, वो पैसा जो लूट के लेकर चले गए, वो मैं सारे पैसा लेकर आऊंगा, वो कितना पैसा लोगों ने रिकवर किया, आप मुझे वो बताएं। देखें, पूरी ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क की तबाह मिली हमें, यहाँ पर इदारे सारे करप्ट इदारे मिले हमें। ये देखें, स्टील मिल तबाह हो गया, मोटरवेज गिरवी रखवा दिए, तमाम हमें तबाह हाल सिंध मिला, पूरा पाकिस्तान मिला। उसके अंदर आके एक कोशिश की एक शख्स ने कि हम इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाए, वो इस्लाहात कर रहा है। अब ये 22 साल का गन 3 साल में नहीं जाएगा। हमने काम किया, मैं आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए हम डैमों पर काम कर रहे हैं, हम पानी बिजली पर काम कर रहे हैं, हम इस मुल्क के फिर भी आवाम को पानी तो नहीं मिल रहा यहाँ पे। हम काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। पहले काम मिल रहा था पानी, आज मिल रहा है। गैस शॉर्टेज, अब सर्दी में गैस शॉर्टेज हो जाती है, गर्मियों के अंदर ठीक चल रहा है। हम चीजों को इस्लाहात के लिए लेकर आ रहे हैं। वो मैं उस लीडर का नुमाइंदा हूं, इमरान खान साहब का, जिन्होंने अपने 30 MPAs जिन्होंने अपना वोट बेचा था
पिछले सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उनको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने नहीं देखा कि मेरी पार्टी को नुकसान होगा। अल्लाह ने फिर KPK को दोबारा से 2/3 अक्सरियत में हमारी हुकूमत आई और उन्होंने डिलीवर किया, अवाम ने वोट दिया है। और यहाँ मुझे सिंध के अंदर बताएं, पीपल्स पार्टी को इंटीरियर के अलावा कराची में कितनी नशिस्तें मिली? जहां भी मिली हैं 2 नंबरी के साथ, धांधली के साथ, अवाम ने कोई मैंडेट नहीं दिया, ना ही सिंध को आगे देगी। जिसको पैसा कमाना है, शेडिंग में तो आप लोगों ने कंट्रोल नहीं किया सर। ये देखिए लोड शेडिंग पर KMC के न्यू बिल लगाए जा रहे हैं और उस पर के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर न्यू बिलिंग अवाम को तबाह मजीद 20% होती थी, अब तो 70% पे आ चुकी है। देखें लोड शेडिंग प्राइवेट से और उसमें वफाक इन्होंने तकरीबन 3 साल 5 साल पहले के जो मुआहदे किए हुए हैं गैस कंपनियों से, के इलेक्ट्रिक के साथ, के इलेक्ट्रिक इन्होंने छोड़ी कहाँ? ये के इलेक्ट्रिक पहले हुकूमत के पास थी। पहले तो किसने दिए मुझे बताएं ना। अब तो ये प्राइवेट हो चुकी है ना। किसने मुआहदे किए? इसमें फरियाल तालपुर साहिबा के 50% के उनके इनके साथ क्या नाम है, के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर ये चला रहे हैं और ये मिलकर ही आवाम को तबाह कर रहे हैं, वहीं से पैसा माल बना रहे हैं। देखें, मैं इनसे एक दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा अब 3 साल हो गए, हुकूमत में कैसे आए, क्या हुआ, उसको छोड़ दें, लेकिन आप कम से कम अब 3 साल के बाद कम से कम आप कंटेनर से उतर जाएं। अभी आप अपोजिशन में नहीं हैं, अब ये चीखना चिल्लाना रोना धोना ये बंद करें। देखो इस मुल्क बहुत ख़तरनाक हालात से जब भी गुजरा है। मिसाल, जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, क्या उस वक्त आइडियल सिचुएशन थी? लेकिन कायदे आज़म की एक स्टेटमेंट बताएं कि भाई ऐसे ख़तरनाक हालात में जब खाने को कुछ नहीं है, गंदम तक यहाँ पर नहीं थी, पड़ोसी मुल्क से लड़नी पड़ी थी, लेकिन कायदे आज़म का एक स्टेटमेंट बताएं कि देखो इस तरह की कंडीशन में मैं कैसे मुल्क संभाल सकता हूँ? कभी कहा उन्होंने? नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जब पाकिस्तान ये मिला था तो उस वक्त 2 टुकड़े हो चुका था पाकिस्तान, लेकिन एक बयान मुझे बताया, उन्होंने आइन पाकिस्तान बगैर आइन के चल रहा था पाकिस्तान, उन्होंने मुत्तफ़िका आइन बनाया, उसने इसको एटमी ताकत दी, उन्होंने जितने भी इस्लामी ममालिक थे उनको इकट्ठा किया, एक मुल्क को जो मुल्क टूटा हुआ मुल्क था वो उसको खड़ा करके दिखाया। उसके बाद ज़ियाउल हक का खौफनाक 11 साल का दौर, जिसमें पता नहीं सैकड़ों लोगों को कोड़े, जेलें, फांसियां, पता नहीं क्या क्या हुआ। लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये हुकूमत गवर्नमेंट मिली तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें उन्होंने ये कहा, रोना धोना किया हो कि मुझे इस हालात में मिला तो मैं क्या कर सकती हूँ, सही बात है। मुझे ये बताएं, इससे अपनी कारकिर्दगी प्रूव की। यस, तो ये मुझे बताएं कि 3 साल हो गए इसके उतरते नहीं है कंटेनर से। वही अपोजिशन वाली तकरीरें, वो इतना इन्होंने वो रट्टे लगा के बैठे हुए हैं। आपने बात मेरा बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला था। देखो ये तरीके नहीं होता। मुझे ये बताएं, इसको कंटिन्यू करती हूँ आपकी इस बात को, लेकिन मुझे वक्फे के लिए कहा जाता है, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। मैं वीर साहब जो है बात कर रहे थे कारकर्दगी के हवाले से, जिस तरह से अभी अमजद आफरीदी साहब जो है वो बात कर रहे थे, आपकी बात कंटिन्यू मैं चाहूँगी कि आप उससे दोबारा करें, क्योंकि हम वक्फे के पास चलेंगे, वक्फे के बाद जो है हाजिर हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उसको दोबारा वो करें जो कंटिन्यू आप करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा था कि देखो मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं, मुल्क के लिए एक जामे पॉलिसी बनानी पड़ती है। ये बात नहीं है, ये आपका क्राइटेरिया नहीं है। आपने ये लोगों से प्रॉमिस नहीं किया था। आपने कहा था कि अगले दिन इमरान खान आएंगे और 200 अरब बाहर पड़े हुए, देख कर आए थे, कहीं पड़े हुए थे, वो लेकर आएंगे और 100 अरब जो बाहर मुमालिक का कर्जा है उसके मुंह पे दे मारेंगे और 1 अरब जो है लोगों पे खर्चा करना था। और ये आपने कहा था कोई लंबी 3 साल की बात नहीं, 5 साल की बात नहीं। आपने कहा था कि जिस दिन आएंगे अगले दिन फाइलें मंगवाएंगे और जितने भी करप्ट लोग हैं जो इनके नज़र में थे उन सब की फाइलें मंगवाएंगे और इतनों को टांग देंगे। मुझे इमरान खान की यही सोच है, आज भी डिक्टेटर वाली सोच है। और जिस मुल्क में जाता है ये अनोखा बंदा है, इससे पहले ऐसा कोई बंदा मैंने नहीं देखा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन जब ये चाइना जाता है तो वहाँ पर खड़े होकर कहता है कि हमने चाइनीज सिस्टम को अपने मुल्क में अडॉप्ट करना है। ठीक है। जब वो ईरान जाता है तो वहाँ मुल्क के खिलाफ बात करता है, वो तो अपनी जगह, वो जाकर वहाँ कबूल करता है, वो एक्सेप्ट करता है, तस्लीम करता है कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वो कहता है कि जो चाइनीज है वो सिस्टम ठीक है, हम उसको अडॉप्ट करेंगे। फिर जब ईरान जाता है कह रहा है वो सिस्टम ठीक है, हम अडॉप्ट करेंगे। फिर जब अमेरिका जाता है कह रहा है वो सिस्टम ठीक है, हम अडॉप्ट करेंगे। जब आप तो पाकिस्तान का सिस्टम क्यों ठीक नहीं है उनकी? वही तो नहीं, देखो इनकी सोच है। एक बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ दिन पहले की, जो FIA का डायरेक्टर था, उसने कहा कि मुझे इमरान खान ने बुला के कहा
कि तुम जाओ और उसको पकड़ो, उसको जेल में डाल दो। उसने कहा अच्छा। कि मैं नहीं डाल सकता, मैं कैसे डालूं? हाँ। एक सिस्टम है, एक तरीकेकार है। उसने कहा देखो जो सऊदी अरब का शहनशाह है वो तो इतने लोगों को जब दिल करे डाल देता है। बरा वो शहनशाह है और वहां पर सिस्टम कुछ और है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक पार्लियामानी निज़ाम है, एक सिस्टम है और एक सिस्टम के तहत चलते हैं, एक आइन है, एक तरीकेकार है। आप ऐसे नहीं कर सकते किसी को। तो जब चाइना में जाके खड़ा होके कहता है रात को सोते हैं, सुबह मतलब आपको स्टोरी पता ही आके- नहीं है। अच्छा तो आप स्टोरी बेखबर आके है दुनिया से, तो रखते हैं, मेरा चाइना में कसूर नहीं जाके है। ईरान लेकिन में आप पढ़ लें, आप पाकिस्तान गूगल के कर खिलाफ लें, बात करी, आप गूगल कर लें। इन्होंने क्या बातें कर यार रहे अपनी हैं? बात कोई तो समझ समझ, ये तो कोई मुझे तरीका ये नहीं। बताएं इन्होंने सिंध के अंदर किया क्या है, मुझे उसको ये छोड़े बताएं ना, ना। आप अपनी बात इस बताएं। अवाम के लिए आप खड़े होके मैंडेट चाइना अवाम में- ने दिया, आप आपने चाइना में खड़े होके आपने कहते हैं, इमरान खान मेरे को बस क्या में तो करना है? 500 लोगों आप को टांग सिंध की दो। बात करें ना, आप कैसे टांग आप सकते हो यहाँ भाई? के आप- गरीब अवाम की बात करें ना, आपने क्या किया? आपने दिया क्या? आपने आप अपनी बारी में बात आपने करने का तबाही तरीका ये कर क्या दिया। बदतमीजी है यार? आप बताएं, ऐसे आपने थोड़ी क्या होता है। किया? आपने बारी में बात करे ना, आपने बात कर ली, मैंने बीच में नहीं टोका था। अब आप गलत बयानी कर रहे हो ना, ना, मैं आप उसको जवाब ठीक दे है, दो। वीर साहब, आपको आप जब मौका बात मिला कर- जवाब देना। बात continue जब मैं- करें। जब अब्दुल आपको साहब, मौका मिला अब्दुल जवाब साहब, दे आप देना। उनकी बात मुकम्मल होने दें फिर हाँ, हम। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये जो संजीदा गवर्नमेंट होती है, एक संजीदा लोग होता है, एक पॉलिसी होती है, ऐसे नहीं होता है। इन्होंने एक वादा तो कम से कम पूरा करें। इतने 50,000 जो जितने वादे किए थे, इतने घर देंगे, इतनी नौकरियां देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये पिछले 3 सालों में अच्छा है कि इनको मौका मिला और दुनिया के सामने 22 करोड़ लोगों के सामने इनके जो ख्वाब और जो लोगों को दिखाया, जो लोगों के साथ धोखाबाजी इन्होंने की है। जिस तरह अब कोई एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं है, जब ये यहाँ कोई प्रोटेस्ट वगैरह को होता है ना, आप देखें अभी चेयरमैन साहब यहाँ से बाय रोड गए थे, आप देखें हजूम लोगों का जो इकट्ठा हुआ है, उसमें एक तो ये है कि जाहिर है पीपल पार्टी और उसके अपना एक नेटवर्क है, लेकिन जो लोग तंग हैं वो अभी 22 करोड़ लोग, एक वक्त आएगा कि 22 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। अब ये वक्त वो दूर नहीं है, वक्त वो ये 22 करोड़ लोग इनको यहाँ से देखना किस तरह इनको लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो गवर्नमेंट जो होती है उसकी एक पॉलिसी होती है, एक सिस्टम होता है। ये वो वाहिद दुनिया की गवर्नमेंट, वाहिद ये अनोखी गवर्नमेंट है जिनका एक भी अभी तक वादा पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, इनकी करप्शन फलाना ये वो, मुझे रिकवरी बता दें लोगों को। अब खुर्शीद शाह साहब अभी जेल में है, 2 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक वो रेफरेंस तक फाइल नहीं कर पाए, अभी एक सबूत नहीं दे सके हैं। 2 साल हो गए, अभी तक रेफरेंस फाइल नहीं है, लेकिन बंदे जेल में है। तो ये जो जिस तरह उन्होंने कहा है, जिस तरह इनका वो इन्हें ख्वाब है कि मैं 500 लोगों को टांग दूंगा, मेरे बस में हो तो 500 लोगों को फांसी चढ़ा दूं। अब मैं यहाँ से जाता है एक मुल्क का वज़ीर आज़म यहाँ से अमेरिका जाता है और अमेरिका जाके जो बैनुल अक़वामी एक कम्युनिटी के साथ बैठ के मुल्क की पॉलिसी डिस्कस करनी थी, वहाँ खड़ा होकर कहता है कि वापस जाऊंगा। अमेरिका बैठ के खड़ा होकर कह रहा है कि वापस जाऊंगा और नवाज शरीफ के जेल के पैसे में पक्का निकाल दूंगा। अच्छा। तो ये उसकी सोच है, ये उसका विजन है कि आप इतना आपके अंदर तकब्बुर है कि आप किसी को, हाँ ठीक है, किसी भी तरह अगर वो जेल में है तो जेल के अंदर जो कैदी होता है उसका भी एक राइट है और उसका भी तरीकेकार ये होता है कि आप एक पॉलिसी है, एक लॉ है, जो भी कैदी होता है उसके एक लॉ के तहत आप चलते हो। ऐसा नहीं होता कोई भी वजीर आजम कि आप आइन और कानून को के बालातर होके आप इस तरह की स्टेटमेंट दें। आप कहें मैंने उसको ये कहा था, और ये नेब का चेयरमैन ये कह चुका है कि अब हवा का रुख हम तब्दील कर रहे हैं। इट मीन्स के जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि जो नेब है वो यहाँ पर मौजूदा गवर्नमेंट ने नेब को इस्तेमाल किया है अपोजिशन को टारगेट बनाने के लिए, और ये मैं आप नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहा है। ठीक है। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे तो फिर वो सारी चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट सिर्फ इंतकामी तौर पर इनको लाया गया है कि ताकि लोगों के साथ इंतकाम करें, सियासी इंतकाम। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, हर चीज में नाकाम, हर लेवल पे नाकाम हुए हैं, और इनका एहतसाब जो है ना वो एक तो खुदा करेगा और दूसरा आने वाले इलेक्शन में लोगों ने करना है। वीर साहब, मेरा सवाल अधूरा का अधूरा है। मैंने पूछा था कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अच्छी कारकर्दगी कर रही है, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया कि हम यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और जो मजदूर तबका है उनको भी हम जो है यहाँ पे सिंध के लिए अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं। 2 साल इनके पास रह गए, उस 2 साल में अगर ये अपनी कारकर्दगी सिंध के अवाम के लिए कुछ प्रूव करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को इसमें कोई इख्तलाफात होंगे इनके साथी होंगे, जैसे उन्होंने कहा कि हमें काम करने नहीं दिया जाता यहाँ पे? नहीं, देखो इनका तरीकेकार जो है ना उस पर इशू है। हमें काम करने में जाहिर है अपोजिशन से पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, फिर भी सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, उनके साथ हम मिलकर काम कर रहे थे, उनके साथ मेरे नजरियाती इख्तलाफ आते हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये जिस तरह इनका जो रवैया है ना उससे प्रॉब्लम है। क्योंकि ये जब यहाँ पर आते हैं तो ये इमरान खान एक वजीर आजम है,
अब ठीक है, भूल जाए उस बात को किस तरह इमरान खान वजीर आजम जब किसी सूबे में जाता है तो उनका काम है उस गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट के साथ बैठकर बातें करें, उनको बुलाएं। लेकिन ये जब यहाँ पर आते हैं तो वो ऐसे इमरान खान वजीर आजम नहीं आते, एज ए लीडर आते हैं पीटीआई के और अपने लोगों को बुला के यहाँ बैठ कर बात करते हैं। वहाँ कराची में खड़े, इस्लामाबाद में बैठ के वहाँ पर यहाँ कमेटी बना देते हैं कि भाई ये कौन से कानून के तहत आपने कमेटी बना दी। मुझे बताएं कि कभी आपने ये दुनिया में कभी सुना कि एक, अब मुझे उस बंदे से इशू नहीं है लेकिन सिस्टम से इशू है, इनके रवैये से इशू है कि जो अब आइन से बालातर होकर चीज़ें करते हैं। कभी आपने सुना कि सिंध अफेयर्स कोई मिनिस्ट्री, इससे पहले कभी तारीख में कभी सुना? मुझे बताएं कि पंजाब अफेयर्स कमेटी कहाँ है, मिनिस्ट्री कहाँ है, या खैबर पख्तूनख्वा अफेयर मिनिस्ट्री कहाँ है, या बलूचिस्तान अफेयर्स मिनिस्ट्री कहाँ है? लेकिन आपने सिंध के क्या कहते हैं वो तासुब परस्ती के बुनियाद पर, क्योंकि यहाँ पर किसी और पार्टी की हुकूमत है तो आप तासुब परस्ती उस लेवल पर चले गए कि आप आइन से बालातर होके आइन को तोड़ के चीजें बनाते हो। आप एक मिनिस्ट्री नई क्रिएट करते हो कि सिंध अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये कौन सी मिनिस्ट्री है भाई? और उसके लिए आपने कोई एडवाइजर बना के उसको सिंध अफेयर्स दे दिया, तो ये या फिर कमेटी बना देना। तो इनका जो रवैया है कि वे आप तासुब परस्ती के बुनियाद पर, क्योंकि तासुब ये है कि एक वजीर आजम खड़ा होकर कहता है कि सिंध मेरे पास नहीं है, और वो उनके रवैये से नजर आता है। जब यहाँ पर आते हैं तो वो सीएम को नहीं बुलाते, सीएम से साथ बैठ के बात करने के लिए वो अपनी बेइज्जती समझते हैं। अब ये कौन सा वजीर आजम है जो किसी सूबे में जाता है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को, इसलिए नहीं कि वो किसी और पार्टी का है, इससे कोई तारीख, इससे पहले आपको दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। तो इनका जो रवैया है उस पर प्रॉब्लम है, काम करने में प्रॉब्लम नहीं है। हम 10 दफा काम करने के लिए आपकी बारी है, आप पहले बारियों की बात करें तब आपकी बारी है। अच्छा, सबसे पहले मेरे भाई ने जो कहा, हमने देखे कंस्ट्रक्शन के काम में, कंस्ट्रक्शन के कारोबार में हमने आम गरीब आदमी को, जहाँ पर नौकरियों की हमने बात की, हमने उन लोगों को लगाया। हमने उसके बाद घरों की बात की, हम घर माशाल्लाह दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर दे रहे हैं। उसके बाद हमने सेहत कार्ड की बात, सेहत कार्ड पूरे पाकिस्तान में मिला है, इंशाल्लाह सिंध में भी मिलेगा, उसमें कोई तकसीम नहीं है, कोई डिवाइड नहीं है। उसके बाद मेरे भाई ने बात की कि अफेयर का कोई वजीर आजम साहब ने अपना एडवाइज़र बनाया अफेयर का। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ सिंध हुकूमत के तर्जुमान को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगा दिया, ये किस तरह का काम है? ये आज तक ऐसा हुआ है? उन्होंने ये तो अपनी मर्जी से चला रहे हैं, डीसी इनके, पुलिस इनकी लगी हुई है, इनकी मर्जी से लगी हुई है। नहीं, हम पंजाब से ले आएंगे। मुझे बोलने देना मेरे भाई, अब मुझे बोलने तो भाई सिंध की पुलिस सिंध में लगेगी ना, अब सब्र रखो। खैबर पख्तूनख्वा के तो नहीं लगा सकते, सब्र की बात करो ना, सब्र रखो। अच्छा, तो वो कहाँ, इन्होंने अपनी मर्जी के अपने लोग, जितना जो करप्ट होगा उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा सिंध के अंदर। इनका ये इस तरह से ये लोगों को बुला के उनके इंटरव्यूज में पूछा जाता है, आप बताएं आप कितनी करप्शन कर सकते हो। अच्छा। और आप हमें कितना परसेंटेज दे सकते हो? पहले पीपल्स पार्टी का सर रह चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दुनिया को पता है, आपको नहीं पता। आप मेरी बहन मेरे ख्याल से यहाँ चैनल से जाकर घर पर सो जाती हैं। आप देखें हालात, देखें, मुझे भी नहीं पता, आप हालात देखें, मुझे क्या पता है। ये क्या पुलिस की नौकरी नहीं बेचते रहे क्या? हुजैर बलोच था, उसने कितनी नौकरियां मांगी हुई थी, उसने कितने लोग लगाए हुए थे, वो किसके कहने पर काम कर रहा था, पूरी दुनिया को पता है। आपको नहीं पता होगा तो इसमें आपका मेरे ख्याल से या पीपल्स पार्टी पर आप गौर नहीं कर रही या सूबे पर गौर नहीं कर रही। खैर अच्छा, आगे चलें। अच्छा, उसके बाद देखें हुकूमतें जब आती है ना, इस मुल्क तबाह हुआ था, हमने काम शुरू किया। हाँ, सूबे के अंदर और जो है क्या नाम है मरकज है, उसके अंदर जो फासला है उसको कम होना चाहिए, उसमें हमारा फायदा है। मैं सिंध का शहरी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, आम आवाम का फायदा है। जब सारे एक पेज पर चलेंगे काम होगा। अब NCOC अभी जो इन्होंने कोरोना के ऊपर, देखिए अगर कोरोना पर बिल्कुल अवाम, अभी पिछले दिनों हम गए थे एहतजाज में, यहाँ पर जो बड़े बड़े पाकिस्तान के कराची के बड़े बड़े सरमायादार हैं और बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने एहतजाज किया हुआ था। उन्होंने कहा क्यों हमें बिठाए, कोरोना पर वो हम पर पाबंदी लगाई जा रही है। एक दुकानदार, मोबाइल मार्केट देख लें, एक दुकानदार और एक आम पर्सन में तो ऑलरेडी SOPs उसमें मौजूद हैं, एक फासला मौजूद है, तो इसे क्यों
हम पर लागू किया जा रहा है। पंजाब में क्यों फिर आप लोगों ने लॉकडाउन करवाया था? देखिए, हमने शहरों में अभी लॉकडाउन है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, इस वक्त पंजाब में सारा कुछ पंजाब नहीं बंद कर दिया हमने, पूरा पंजाब, इस वक्त पूरा पंजाब पूरा बंद है। इस्लामाबाद बंद नहीं किया हमने, मखसूस इलाके जहां से रिपोर्ट्स ज्यादा आई वो एरिया बंद करके 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए बंद किया। वहां की सूरत बेहतर हुई, दूसरी जगह अगर चला गया वहां चले गए। तो इस तरह से हम इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जिस तरह से लॉकडाउन में तबाह हुई, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का हाल देखें, पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी, पाकिस्तान के जो हालात थे, हम नहीं अफोर्ड कर सकते थे। ये वाहिद इमरान खान साहब हैं जिन्होंने पूरी दुनिया, आज तो खान साहब की बातें की जा रही है पूरी दुनिया के अंदर कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बचाया। सर आप मुझे एक बात बता दें, आप बिल्कुल ठीक बात कहते हैं, इमरान खान जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं उनकी कारकर्दगी पर। लेकिन आप मुझे बताएं, जब इमरान खान साहब जो है लाइव कॉल से, जब मतलब वो खिताब कर रहे होते हैं आवाम से और लाइव कॉलर उन्हें कॉल कर रहे होते हैं, तो तब क्यों नहीं वहाँ पे कॉल मिलती है? जब लोग अपने मसले मसाइल उन्हें बयान करना चाहते हैं तब भी नहीं होता उनसे, बात ही नहीं होती। जो उन्होंने अपना एक ऐप बनाया था वो भी आपका जो है वो एरर आ रहा होता है, उससे भी मतलब कोई अगर रिपोर्ट अपनी दर्ज कराना चाहते हैं तब भी नहीं होता। तो मतलब आवाम किस तरह से कांटेक्ट करें? कितने लोगों ने कंप्लेंट्स की, कितने लोगों ने अपनी वीडियोस सेंड करने की कोशिश की है सोशल मीडिया पे, सर वो चीजें वायरल हो रही होती है। मेरी नहीं, आप सोशल मीडिया विजिट करें पूरा, ये मेरे अल्फाज नहीं है। नहीं, मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ एरिया से बात हो रही होती है खान साहब की, लाइव कॉलर पर लोगों के मसाइल सुने जाते हैं और बहुत सारे। अब देखें, खान साहब ने डिजिटलाइज किया है पूरे पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है, जिसमें प्रॉपर्टी माफिया से जान छूटेगी आम गरीब आदमी की, क्योंकि वो अपना घर को वो उससे भी डरा होता है कि ये भी मुझसे छीना ना जाए। ठीक है, हमने सबके हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमने इख्तिताम की तरफ जाना है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? 12 सितंबर को जो है आपके कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन और जाने पीटीआई की किस तरह की तैयारी है? देखिए, पीटीआई इंशाल्लाह डिलीवर करके पूरे पाकिस्तान में दिखाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक आप तमाम लोग निकलें, 12 तारीख को वोट करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इंशाल्लाह कंटोनमेंट के अंदर बेहतरी आएगी, आपके काम होंगे। जंगला बसेज जो इधर खराब हाल है इनसे जान छूटेगी। हम कराची को पैकेज ऑलरेडी 1100 अरब का खान साहब ने दिया है, उसमें काम हो रहा है, मजीद काम होंगे आपके। आप निकलें, वोट कास्ट करें, इमरान खान को कामयाब करें। शुक्रिया। वीर साहब आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? अगर पीटीआई का जो पिछले 3 साल की जो कारकर्दगी है, मैं कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है। और आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको उसी पॉलिसी के तहत महंगाई और ये सारा कुछ जो पाकिस्तान को गिफ्ट मिला है पिछले 3 सालों में, वो चाहते हैं, उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी को वोट दें। थैंक यू सो मच वीर जी कोहली हमारे साथ मौजूद थे। अमजद साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से दें इजाज़त, मुझे, मेरे आने वाले मेहमानों को और मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।